नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज अंतरिक्ष में भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। अगर आज चंद्रयान 3 मिशन में भारत को सफलता मिलती है तो भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी बेहद आराम से उतरने में कामयाब हो जाता है तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ओर से बड़ी छलांग लगाने जैसा होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अभी तक चांद के इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो पाया है। ये जगह चांद के उस हिस्से की तुलना में काफी अलग और रहस्यमयी है, जहां अब तक दुनिया भर के देशों की ओर से स्पेस मिशन भेजे गए हैं। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की तरफ से तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 की तरह ही एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि पिछला मिशन चांद की कक्षा में दाखिल होने के बाद बिल्कुल आखिरी वक्त में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए फेल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का फिर से सफल प्रयास करने के लिए इस नए चंद्र मिशन को प्लान किया गया था। और इस पूरी चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, दो वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं। गौहर रजा जी हैं और साथ ही में हैं ज्योत्सना सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने सभी देशवासियों से पहली बात तो ये कहूंगी कि आज जब सूर्यास्त हो रहा होगा तब चांद की ओर देखिएगा, क्योंकि वहां भारत का शायद उदय हो रहा होगा। तो सर, सबसे पहले जहां एक तरफ सूरज अस्त हो रहा होगा वहां दूसरी तरफ चांद पर होगा भारत। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ये कि वहाँ सुबह हो रही होगी उस वक्त जब हमारा लैंडर सरफेस को चूमेगा पहली बार, तो अगले 14 दिन तक वहाँ दिन रहेगा, हमारे 14 दिन तक। तो ये समझना ज़रूरी है कि चांद का जो मोशन है वो हमारे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है अपनी धुरी के ऊपर। चांद का हमारे मुकाबले में 14 दिन में पूरा होता है, और इसीलिए ये समय चुना गया है खास तौर से, ताकि 14 दिन तक रोशनी में वहाँ से ज़्यादा डेटा इकट्ठा किया जा सके। और ये सारी चीज़ें सोलर पैनल से क्योंकि चलने वाली हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल करके, उस बिजली का इस्तेमाल करके जो सोलर पैनल से मिलेगी, उसकी वजह से इसको सक्सेसफुल बनाया जाए। ये जो शुरुआत का पीरियड है, यानी वहाँ की लैंडिंग का प्रोसेस है, जब शुरू होगा तो वो सबसे जटिल इसलिए माना जाता है कि उसमें पॉइंट ऑफ फेलियर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इस बात को आसान तरह से अगर कहा जाए तो साइंस में 100% सक्सेस कभी भी नहीं मानी जाती, यानी 100% सक्सेस नहीं मानी जाती। प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास डेटा है, वहाँ क्या कैसा होगा एनवायरनमेंट, वहाँ कैसी होगी लैंडिंग, वहाँ पर क्रेटर्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, उनको सारे फैक्टर्स को, जो बहुत ज़्यादा हैं, नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, उन सारे फैक्टर्स को हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर हमारे लिए खतरा बन सकता है, और उसके लिए पूरी तैयारी की जाती है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी जहां से कुछ गड़बड़ पॉसिबल है, उस सारी चीजों का ख्याल रखा गया। अब अगर कोई ऐसी चीज है जिसका हम ख्याल नहीं रख पाए, तब फिर गड़बड़ हो सकती है, और उसके लिए तैयारी की जाए। यानी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में पॉइंट्स ऑफ फेलियर एक्टिवेट हो गए। अब हमने वो सारी तैयारियां कर ली हैं जिसमें मिनिमाइज कर दिया, कम से कम खतरे पैदा हों हमारे मिशन के लिए, वो कर लिया। तो ये जो 17 मिनट होंगे जिसमें वो उतरने जा रहा है, उसमें आप ये सोचिए कि यहां से जब चले हम, तो हमें अचीव करना पड़ी स्पीड लगभग 40,000 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने अलग अलग ऑर्बिट में चलाया उसको, फिर हमने भेजा चांद की तरफ। जब चांद की तरफ चला गया तो ऑर्बिट्स में गया, वहां हमने स्पीड कम करनी शुरू की। जब वो कम करते करते यहां तक पहुंच गई कि हमारा लैंडर प्रोपल्शन मॉडल से अलग हो जाए, अब वो लैंडर चक्कर लगाते हुए उसकी स्पीड को कम करने की जरूरत है, और यहां तक लाना है कि वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर आ जाए, जिससे उसके
टकराने के खतरे कम होते चले जाएं। इसमें यह समझना जरूरी है कि चांद घूम रहा है, लैंडर की जो स्पीड है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी यूं नीचे आ रहा है और वो यूं भी आ रहा है, तो वो जो दोनों स्पीड हैं वो ऐसी होनी चाहिए, दोनों वेलोसिटीज हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके खतरे कम से कम हो जाएं। फिर वो उतर जाए, खुले, बाहर निकले हमारा रोवर, और वो सुबह के वक्त से अगले 14 दिन यानी वहां पर दिन ढलने तक अपना काम खूबी से करता रहे, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम काम करते रहे। इसलिए ये उपलब्धि बहुत बड़ी मानी जा रही है। ये छोटी बात नहीं है कि ये टेक्नोलॉजिकल एक लेवल के ऊपर मावल तो होगा ही, लेकिन साइंटिफिक डेटा जो कलेक्ट होगा साइट में साउथ पोल, चांद के साउथ पोल पर, वो भी बहुत आगे की जो साइंस है उसको बढ़ाने में हमारे लिए बहुत नए रास्ते खोल सकता है। ज्योत्सना जी, बस चंद मिनटों में, कुछ ही देर में हम चांद की सतह पर होंगे। बिल्कुल इसका 100% मुझे एश्योरेंस लगता है कि आज के दिन हमारी सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल होगी। पिछली 2 लैंडिंग्स में हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो चंद्रयान 1 मिशन और चंद्रयान 2 मिशन अनसक्सेसफुल रहा, वो भी सक्सेसफुल रहा, बट वो शायद सॉफ्ट लैंडिंग के पक्ष में सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन चंद्रयान 1 मिशन से ही हमको वहाँ पर पानी की उपलब्धता पता चली, जो कि हमने विश्व के संग शेयर करी, और सारा विश्व का अटेंशन फिर चंद्रमा की तरफ दोबारा फोकस हो गया। फिर चंद्रयान 2 मिशन में हमने ऑर्बिटर से बहुत सारे पिक्चर्स लिए, जो कि हमें इस चंद्रयान 3 मिशन में भी उसने हेल्प करा। अब चंद्रयान 3 मिशन इज़ द मिशन जिसमें हम एकदम सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली करना चाह रहे हैं। तो सॉफ्ट लैंडिंग, जैसे कि अभी सर बता रहे थे, सॉफ्ट लैंडिंग को सक्सेसफुल कर पाना, वो प्लान करना, उसको टेक्नोलॉजिकली उतना साउंड करना, वो सब इसरो ने फुल प्रूफ करा है। बट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब लैंडिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई मैन पायलटेड क्राफ्ट नहीं है। ये अब हम सिग्नल से पायलट कर रहे हैं, और हमको यहाँ पर बैठ करके हमें सारे उसके एक एक न्यूएंसेस को कैलकुलेट करना है। बहुत ही कठिन कैलकुलेशंस होते हैं जिसको हमें मॉनिटर करना पड़ता है। हर एक मिनट, हर एक सेकंड का हमें डेटा की मॉनिटरिंग करनी है। अब उसको वो है कितनी स्पीड पे, 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, और हमें उसको लाना है विद इन 15 to 17 मिनट्स। हमें उसको 0 स्पीड कर देनी है, और यही नहीं करना है हमें, वो अभी हॉरिजॉन्टल घूम रहा है, उसको पहले वर्टिकल करना है। वर्टिकल करके फिर हमें उसे 0 स्पीड से फिर उसको रोवरिंग करनी है, वहाँ पर उसको फाइंड आउट करना है अपनी स्पेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कि हम किस जगह पे लैंड करें। लेकिन जो पहले लैंडिंग थी और अब की लैंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पहले लैंडिंग में हमारे पास 500 मीटर्स बाय 500 मीटर्स का स्पेस हमने डिसाइड करा था कि इस स्पेस में लैंड करेगा, जबकि जो अब की बार की लैंडिंग है उसमें ये स्पेस काफ़ी बड़ा हो गया। इट इज़ अराउंड 4 किलोमीटर्स इंटू 2 किलोमीटर्स। तो दैट मीन्स हमारे पास स्पेस बड़ा हो गया है। प्लस हमने जो हमारे पास लैंडर में हमारे पास पहले 5 इंजन्स थे, अब 4 इंजन्स है, और 4 इंजन्स से हमें ये पता चल रहा है कि हम टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस हो गए हैं। उसमें फ्यूल स्पेस भी ज़्यादा होगी। तो फ्यूल स्पेस ज़्यादा होने से जो एक हम बात कर रहे हैं कि हम उसको टाइम दे सकते हैं कि अगर हमने वहाँ पर चेक करा कि लैंडिंग बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो हम 27th को लैंड कराएंगे। सो दैट मीन्स वो भी हमने एक मार्जिन जनरेट, जैसे आपने बोला अगर कंड्यूसिव लैंडिंग नहीं है तो हम 27th को लैंड करेंगे, तो ये कब तक पता चल जाएगा? ये कितनी देर पहले पता चल पाता है? ये रफली जो मेरी समझ में आता है, ये 2 घंटे पहले हम असेसमेंट कर लेंगे। बट ये 5:45 पे हम कहते हैं कि 5:45 पे डिसेंट करना स्टार्ट करेगा। तो ऑब्वियसली डिसेंट से पहले हमको ये पता चल जाएगा कि हमें ये लैंडिंग करानी है कि नहीं। ये हमारी अपना लैंडर की हेल्थ कंडीशन और मून की कंडीशन देख करके हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इस समय हमारी लैंडिंग सेफ हो सकती है कि नहीं। तो सोचिए हमारे पास मार्जिनल मतलब सेकंड प्लान भी है, प्लस जो हम
हमारा जब लैंडर लैंड करेगा तो उसको लैंड रफली 0 स्पीड पे करना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो लैंडर के पास जो लैंडिंग शॉकर्स हैं वो अब की बार बहुत अच्छे हैं। वो 3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड की वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मतलब अगर हमारे पास थोड़ा वेरिएशन है स्पीड में, तब भी वो उसको अनस्टेबल नहीं होना पाएगा, वो स्टेबिलिटी के संग वो वहाँ पर लैंड कर जाएगा। बिल्कुल। So we are very बिल्कुल hopeful कि इस बार soft landing we are going to see. सर, बाकी देशों ने इक्वेटोरियल रीजन में लैंड किया था और हम लोग साउथ पोल में लैंड करने जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी मेरे दर्शकों के समझने के लिए कि कैसे डिफरेंट है ये और देशों से। और देशों से इस तरह से ये डिफरेंट है कि अभी तक जितने भी मिशंस गए वहां पर, उन सारों ने साउथ का रीजन, नॉर्थ का रीजन सिलेक्ट किया। और उसकी मेजर वजह ये थी कि हमारे पास साउथ का डेटा धरती तक ज्यादा अवेलेबल था हमारे पास। जो जो साउथ का डेटा कम और नॉर्थ का डेटा हमारे पास ज्यादा था, हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी थी। ये जो मिशन है, या इससे पहले अभी रूस ने भेजा था जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो वो दोनों मिशन पहली बार ऐसा कोशिश कर रहे थे कि हम साउथ के रीजन को देखने की कोशिश करें। साउथ में हमें ये मालूम है कि क्रेटर्स बड़े हैं किसी वजह से, और उन क्रेटर्स में ऐसे हैं, वैसे तो सारे में बिखरे हुए हैं पूरे चांद के ऊपर क्रेटर्स ऐसे जिनमें कभी भी लाइट नहीं गई है, यानी बिलियन ऑफ ईयर हैं जब से चांद बना है तब से वो लाइट नहीं गई है। और क्रेटर्स नए पुराने हर तरह के हैं, यानी अभी भी बनते रहते हैं क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए जो डेबरी है, जो कूड़ा है, वो उससे टकराता रहता है लगातार। तो जो बहुत पुराने क्रेटर्स हैं उनमें इसके चांसेस कहीं ज्यादा हैं कि पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद हो, और वो उतना ही बिलियन ऑफ ईयर्स पुराना पानी वहां मिलने के चांसेस हैं। दूसरी बात यह है कि जो मून की सरफेस को अगर हमें कल को कॉलोनाइज करना है, तो हमें पूरे मून के बारे में पता करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें साउथ के बारे में ज्यादा पता, हम अब वहां कॉलोनीज बना सकते हैं, या हमें ज्यादा पता लग गया तो कॉलोनी हैं। हमको पूरे मून के बारे में लगना है कि वहां पर क्या है, सिस्मिक एक्टिविटी क्या है, वहां पर खनिज जो है, जो जो मिनरल इस तरह के हैं, इसका क्या नेचर है, अंदर क्या, ये सारी जानकारी के साथ साथ मैं बात करूं तो आयनोस्फीयर जो बन रहा है वहां पर, आयन की जो एक्टिविटी, वो भी मालूम होनी। बिना इस जानकारी के हम ये कहें कि हम चलते हैं बोरिया बिस्तरा उठा करके और वहां पर बसा लेते हैं अपनी झुग्गी झोपड़ी, नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या हम के नीचे जा करके कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं? क्या वहां ऐसी कंडीशंस पैदा कर सकते हैं कि जिंदगी पनप सके? ये सारे सवाल हैं जो टेक्नोलॉजी के भी सवाल और साइंस के भी सवाल हैं। ये बहुत जरूरी सवाल हैं जिन्हें क्रैक करना, ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना है। साउथ हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ की जानकारी बहुत कम है, और अगर हम, जिसका यकीन है मुझको अभी तक, तो क्योंकि हमारी जानकारी बढ़ी है, हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी बढ़ी है, हमने नए टॉकर्स लगाए हैं जिसका जिक्र किया, ये तो छोटी सी बात है, और हर एक चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सारी जानकारी के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार ये मिशन सक्सेसफुल होगा, वहाँ पर उतरेगा, डेटा आएगा, और फिर हम पहले उसको खुद एनालाइज करेंगे और फिर मानवता के लिए एनालाइज करने के लिए छोड़ सर, देंगे। ये जैसा सर ने बताया, तो क्या यही कारण है कि साउथ पोल को सबसे मुश्किल लक्ष्य माना जाता है? देखिए, हाँ, सर ने जो बताया वो रीजंस हैं जो कि साउथ पोल को बहुत ही, एक तो आपने एक डार्क साइड ऑफ द मून, डार्क फेस ऑफ द मून बात सुनी होगी। तो डार्क फेस ऑफ द मून से मतलब ये होता है कि मून का वो फेस जो हम देख ही नहीं पाए। हम मून का हमेशा एक फेस देखते हैं, और हम हमेशा पृथ्वी से वही फेस देख सकते हैं, हम दूसरा फेस हम देख ही नहीं पाते हैं। तो अभी जिस समय मतलब वो डार्क साइड ऑफ द फेस, बट अगर हम कभी फ्यूचर में हम मून पे अपना कोई स्पेस स्टेशन या कुछ बनाना चाहते हैं, तो हमें वो फेस भी मून का एक्सप्लोर करना है।
दूसरी बात ये कि जब हमारे पास जो मून के ऊपर पानी के जो सैंपल्स हमें मिले हैं और ये मतलब हमें मालूम है वहाँ पर पानी है, तो हम उस जगह पे जाकर के उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे जहाँ पर वो प्रिजर्व्ड हो। तो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्रेटर्स जैसे बताए गए बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पर बिलियन टन्स ऑफ वाटर है और वो बर्फ़ की स्टेज में है, क्योंकि उसके ऊपर पानी उसके ऊपर धूप नहीं पड़ी है तो वो पिघला नहीं है। तो और जब कहीं भी हमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी करनी है, अब जो नेक्स्ट हमें फेज़ है उसमें हमें ह्यूमन एक्टिविटी ही करनी है मून पे। तो अगर हमें ह्यूमन एक्टिविटी करनी है तो पहले हमें वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी के लिए एनवायरनमेंट चेक करना पड़ेगा कि वो एनवायरनमेंट है ह्यूमन एक्टिविटी के लिए कि नहीं। तो हम उस प्लेस पे जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी हम इजीली अवेल कर पाएँ, दैट मीन्स मिनिमम पानी हो, तो वहाँ पर हम ह्यूमन एक्टिविटी के लिए वो ज़्यादा अच्छी जगह होगी। और ये जितने मिशंस हो रहे हैं, सारे मिशंस फाइनली हमें एक ह्यूमन एक्टिविटी की मिशन की तरफ ले जा रहे हैं। दैट मीन्स चाँद पे हमें वहाँ पर एक इंसान को उतारना है। तो अभी तो ये प्री मिशंस हैं, इसके बाद तो हमें फाइनल वही करना है। लेकिन इस एक्टिविटी में अभी आपने देखा जैसे रशिया का ही एक ल्यूना 5 अभी फेल हुआ है, जस्ट जिसकी संडे को हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग सोच रहे थे हो जाएगी। लेकिन इसके लिए इसरो ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया हुआ है। वो भी मैं बताऊं कि साउथ पोल पे लैंडिंग इज़ नॉट ईजी, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट एक्चुअली इज़ देयर। तो वहाँ पर आपको अगर लैंडिंग करानी है तो आपको बहुत अच्छा टेलीकम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो नासा ने एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये दोनों हेल्प कर रहे हैं इसरो को टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट के संग, वो अपने सैटेलाइट यूज़ करके लैंडर के संग स्टैब्लिश कर रहे हैं और जो भी उनका टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है वो बेंगलुरु दे रहे हैं। तो दैट मीन्स हम चारों तरफ से वॉच कर रहे हैं कि हमारा ये जो साउथ पोल पे लैंडिंग है वो बहुत सक्सेसफुल लैंडिंग हो। और दिस विल बी द फर्स्ट लैंडिंग, तो हम समझ सकते हैं कि ये इतना आसान मिशन नहीं है, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मिशन। नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे लैंडिंग हो चुकी होती और अब तक हम मैन लैंडिंग की बात कर रहे होते। जैसा आपने कहा, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टूरिज्म, स्पेस पर कमर्शियल और ह्यूमन लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप होंगी हमारे देश के लिए? देखिए, पहले तो हमारा देश जो है एक विश्व गुरु की तरह स्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि अभी तक उस रीजन पे कोई गया नहीं है। मतलब चांद पे 3 देशों ने अभी तक गए हैं, बट वहाँ पर हमारा कोई भी मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम किसी तरह से ये एक्टिविटी सॉफ्ट लैंडिंग हमारी पूरी हो जाती है, तो पहली बात तो हम सॉफ्ट लैंडिंग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, दैट विल बी द टेक्नोलॉजी दैट वी विल बी गिविंग टू द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला तो ये है। दूसरा, हम वहाँ पर, क्योंकि जब हम जा रहे हैं चांद पे, तो चांद का सॉइल किस तरह का है उसके बारे में हम जानकारी मतलब वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग के संग संग चांद के वातावरण और चांद पे मिनरल्स किस तरह से हैं, चांद पे आयन कॉम्पोजिशन किस तरह से है, उसमें जैसे सर ने बताया था सेस्मिक एक्टिविटी, क्योंकि कोई भी आप एक्टिविटी करने से पहले सेस्मिक एक्टिविटी वहाँ की जानना चाहेंगे, तो ये सारी जानकारी भी हमें वहाँ से मिल जाएंगी इस मिशन के साथ। सर, अगर हमें सफलता मिलती है तो और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हमें एज मिलेगा? देखिए, जब हमने शुरू किया था तो पहला प्रक्षेपण हमारा हुआ 1963 में। उसके बाद हमने एक के बाद एक कदम उठाते रहे, साइंटिस्ट लगे रहे, जुटे रहे, और तब कहीं जाकर के दूसरे देशों को हमारे ऊपर ये भरोसा हुआ कि वो अपने सैटेलाइट्स हमारे थ्रू स्पेस में भेज रहे हैं। तो एक तरफ तो ये कि जो भरोसा है साइंटिफिक कम्युनिटी को, टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी को, वो बढ़ता है जब मिशन में कामयाबी मिलती है। यानी आज इसरो के साथ और कोलैबोरेशन हो रहे हैं जिनका जिक्र अभी किया, तो वो कोलैबोरेशंस हो ही नहीं पाते अगर हमें कामयाबियां ना मिलती और हम लगे ना रहते और इसरो एक एक कदम करके आगे ना बढ़ते रहता। तीसरी बात जो है वो ये है कि ये भरोसा कि हम चांद के ऊपर कहीं ज्यादा कम पैसों में, कहीं ज्यादा कम खर्चे में
पहुंच सकते हैं सक्सेसफुली, ये और बहुत सारे देशों के लिए नए रास्ते खोलेगा। ऐसे रास्ते हो सकते हैं, और विज्ञान में हमेशा ऐसा होता है कि जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की। अक्सर ऐसा होता है कि एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमारी साइंटिफिक नॉलेज बढ़ी, और फिर हमें पता लगा कि अच्छा, इसको तो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम टेक्नोलॉजिकल परफेक्शन के लेवल पर पहुंचते हैं, तो आज जो जो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया गया था सेल फोन, पता नहीं कौन कौन सी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे नए रास्ते खुलते हैं जब हमें सक्सेस मिलती है, मानवता को सही और हमारे देश को भी, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं कि ये अप्लाई होता है कि हमारा एक कदम हो सकता है कि मानवता के लिए नए रास्ते खोल दे, हमारे देश के लिए नए रास्ते खोल दे। लेकिन जो लक्ष्य सीधे सामने दिखाई दे रहे हैं, वो ये दिखाई दे रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजीज हम डेवलप करेंगे, उनका इस्तेमाल और सेक्टर्स में कल को जरूर शुरू हो जाएगा। एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी कि लैंड करने के लिए जिस तरह के पैड अब लगाए गए हैं, वो कहीं ज्यादा इंप्रूव्ड पैड हैं पिछली बार के मुकाबले में। तो वो क्या कार में इस्तेमाल नहीं होंगे? कल को जरूर होंगे। मैं समझता हूँ व्हीकल्स में इस्तेमाल जरूर होंगे, जहां पर ऐसे खतरे पैदा होते हैं वहां जरूर होंगे। जो रोबोटिक्स है उसका फर्क पड़ेगा, जो ऑटो पायलट मोड में जाने का के लिए डेवलप किया गया है सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका असर पड़ेगा। तो ये नए सेक्टर्स खुलते हैं जब हम नए चार्टर अनचार्टर्ड एरियाज में साइंस के जाते हैं, ऐसे सवालों को क्रैक करते हैं जिनको पहले कभी क्रैक नहीं किया गया। और ये बात बिल्कुल सामने की है कि साउथ पोल पर जाना अभी तक तो क्रैक नहीं हुआ था, हम कर रहे हैं क्रैक। सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर हमने मास्टरी हासिल कर ली। तो साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों एक एक कदम आगे बढ़ती हैं, और उनका असर पूरे मुल्क पे, पूरी मानवता पे पड़ता है। मैं समझता हूं कि एक बार फिर बधाई देनी चाहिए कि हम लगे रहे, हमने ये छोड़ा नहीं कि भाई इसमें अनसक्सेसफुल हो गया है तो कहें कि यार क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम लोग, बैठ जाओ घर जा करके, यहाँ तो बड़ी परेशानियां हैं देश के अंदर। जहां तक विश्व गुरु की बात की, साइंस विश्व गुरु नहीं बनाती, विश्व गुरु पॉलिटिशियंस बनाते हैं। तो पॉलिटिशियंस वो अपना काम करेंगे, कहेंगे देखिए साहब हम विश्व गुरु हो गए हम ये। साइंस में कोलैबोरेशन जरूरी है, कोई किसी का गुरु नहीं, हम सब मिल करके चीजों को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। और खास तौर से वो दौर तो चला गया जहां एक दूसरे से छुपा करके साइंस की जाए। वो जो रूस और सोवियत यूनियन और अमेरिका का दौर था, वो चला गया है, वो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूंगी ये नए भारत की ऊर्जा है, जहां पर हम सिर्फ सपने ही नहीं देखते हैं बल्कि सपनों को साकार करने की कुवत भी रखते हैं। और हमने दिखा दिया है कि किस तरह से दुनिया को जीरो का परिचय करा के हमने मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि बनाई है। एक आखिरी सवाल आपसे और ज्योत्सना जी आपसे भी, बड़ा ही एंग्शियस मोमेंट है हम सब के लिए, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बड़े, सबका वही हाल है। सबको बस 6:04 का इंतजार है। 15 मिनट्स ऑफ टेरर, हम लोग तो सिर्फ टर्म सुन रहे हैं, आप लोग तो उसे अच्छी तरह से समझते होंगे। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? और एक आखिरी कमेंट आप दोनों की तरफ से। देखिए, मैं अगर पहले ज्योत्सना जी से बात कर अपने दिल की बात बताऊं, तो जाहिर है कि एक्साइटमेंट जैसे जैसे वो मोमेंट आता जाएगा बढ़ता जाएगा। और अगर वो सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो फिर वही एक्साइटमेंट जो है वो खुशी में एकदम से एक्सप्लोड करेगा। ये हो सकता है कि मेरी उम्र में मैं नाचना ना शुरू करूं, लेकिन दिल यही चाहेगा कि अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो नाचना शुरू कर दिया जाए। वो अलग अलग तरह से हम अपने को एक्सप्रेस करते हैं, पूरा देश हर एक उसमें शामिल होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ अपने देशवासियों को, वो लोग जो साइंस में नहीं हैं, उनको 2 मैसेजेस देना चाहता हूँ। एक तो ये कि साइंस के बिना ये देश तरक्की नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि साइंस उस देश में तरक्की नहीं कर सकती जिस देश में हिंसा पनपे, जिस देश में रूढ़िवाद अपना डेरा जमाए, जिस देश के अंदर आज भी कास्टिज्म मौजूद हो। हमें ये चीजें छोड़नी होंगी, हमें हिंसा छोड़नी होगी, हमें कहना होगा कि ये हिंसा मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी आगे आने वाली नस्लें इसरो बनाएंगी,
आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नई तरह के सोर्सेज ऑफ एनर्जी हासिल करेंगे। मैं समझता हूं कि उसके लिए एनवायरनमेंट पैदा करना होगा। इसके साथ साथ कि हम साइंस को लगातार सेलिब्रेट करें अपने देश के अंदर और कह सकें फख्र के साथ कि हमारा देश एक साइंटिफिक देश है, एक वैज्ञानिक देश है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला देश है। बिल्कुल सर। ज्योत्सना जी। एकदम, मैं तो सर की बात से बिल्कुल रूबरू रखती हूँ, लेकिन मैं ये इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में शायद कहूँगी कि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, तो जब रिजल्ट अपना निकलने वाला हो तो हम मेहनत चाहे हमने 100% करी हो, लेकिन जब रिजल्ट हमारा निकलता है तो लास्ट मोमेंट पे जो पैल्पिटेशन होता है ना, वो टेरर जो कहते हैं, वो कह रहे हैं ना 19 मिनट्स ऑफ टेरर, तो वो रहेगा अंदर। हमने 100% मेहनत करी है और वो 19 मिनट कैसे बीतेंगे हम उसको सोच नहीं पा रहे हैं अभी। मतलब अभी जैसे अभी थोड़ा दूरी पे है ना रिजल्ट हमारा, तो शायद वो पैल्पिटेशन अभी धीमे धीमे बढ़ता जाएगा और जैसे ही वो 5:45 क्लिक करेगा और जब तक 6:04 पे वहाँ पर हम उतर नहीं जाएंगे, तब तक दिल की धड़कनें बहुत बढ़ी रहेंगी और जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग कर लेंगे तो लगेगा बस हमने जीत लिया सब कुछ। मतलब जीत ज्योत्सना भारत जी, की आपने बिल्कुल हुई, सही कहा, जीत क्योंकि एक हमारी ऐसा होगी। रिजल्ट है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है, एक ऐसा रिजल्ट है कि इसमें सबकी धड़कनें तेज हुई हैं। सबकी धड़कनें तेज हैं, बस ये जैसे अपना आपने कहा रिजल्ट था, है। चंद्रयान 3 ने तो भाईचारे की भावना हर तरफ उसके कारण देखने को मिल रही है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या कहीं नमाज पढ़ी जा रही है, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, सभी लोग एकजुट होकर सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम फिर आपके पास वापस आएंगे 6:04 के बाद खुशखबरी के साथ। थैंक यू, नमस्ते। प्रिया, नमस्ते। और मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से यही कहूंगी कि जब यहाँ पर सूर्यास्त हो तो ज़रूर एक बार चांद की तरफ देखिएगा, क्योंकि तब तक भारत का, हमें यकीन है कि भारत का उदय वहाँ पर हो चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।